यूट्यूब चैनल स्टडी विद बाबल सर। तो फ्रेंड्स, कल हमने पढ़ लिया था वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता आबंध सिद्धांत। उसके हमने 5 पॉइंट देखे थे। पहला पॉइंट था कि सीएमए के पास निर्धारित संख्या में रिक्त एसपीडी कक्षक होते हैं। फिर देखा था कि ये जो रिक्त एसपीडी कक्षक होते हैं ये आपस में मिलकर नए संकरित कक्षकों का निर्माण कर लेते हैं, और ये नए संकरित कक्षक जब लिगेंड इनके पास आते हैं तो इनका अतिव्यापन होता है और लिगेंड इनको इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। इससे एक बंध बन जाता है। जो कौन सा बंध बनता है? उपसह संयोजक बंध, और जो दिशात्मक होता है। और फिर हमने देखा था कि यदि एनडी कक्षक काम में आ रहे हैं तो उच्च चक्रण संकुल होगा, और अगर n-1d कक्षक काम में आ रहे हैं तो निम्न चक्रण संकुल होगा। ये देख लिया था हमने कल की क्लास में, जिसमें वीबीटी पढ़ा था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो किसने दिया था? पॉलिंग ने दिया था। आज पढ़ेंगे हम सीएफटी। क्या पढ़ेंगे? सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ये दिया है बेंथे तथा हुक्कर ने। बेंथे तथा हुक्कर ने, दो वैज्ञानिक है, बेंथे तथा हुक्कर। और वीबीटी किसने दिया था? पॉलिंग ने। इसके भी कुछ पॉइंट है। इसमें क्या होता है कि जो बेंथे तथा हुक्कर ने क्या बताया कि सीएमए और लिगेंड के मध्य कौन सा बंध बताया कि आयनिक बंध होता है। सीएमए और लिगेंड के मध्य आयनिक बंध होता है। आयनिक बंध होता है तो कौन सा आकर्षण बल लगेगा? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि सीएमए और लिगेंड के बीच, सीएमए और लिगेंड के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। कौन सा? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर लिगेंड उदासीन है, लिगेंड कैसा है? उदासीन, तो वे द्विध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। किसकी तरह? द्विध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। ये होगा इसका तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है कि कोई मुक्त धातु आयन है। हमारे यहाँ पास कौन है? सीएमए। कोई मुक्त धातु आयन अथवा परमाणु क्या, जो पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा कैसी होती है? समान होती है। पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है तो उन्हें बोलते हैं समभ्रंश डी कक्षक। समभ्रंश डी कक्षक। कोई मुक्त धातु आयन अथवा परमाणु, कोई मुक्त धातु आयन अथवा परमाणु के पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है, उन्हें बोलते हैं समभ्रंश डी कक्षक। ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट। अब है हमारा पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है कि धातु आयन के चारों ओर क्या उपस्थित होते हैं? लिगेंड। धातु आयन के चारों ओर लिगेंड उपस्थित होते हैं। तो इन लिगेंडों के कारण धातु आयन के जो 5 डी कक्षक होते हैं, 5 डी कक्षक होते हैं, उनमें से आधों की ऊर्जा ज्यादा और आधों की ऊर्जा कम हो जाती है। तो इस कारण इन दोनों, जिन आधे डी कक्षक ऊपर चले जाएंगे और आधे डी कक्षक नीचे चले जाएंगे, तो इनके बीच का जो ऊर्जा अंतराल है उसको बोलते हैं विपाटन ऊर्जा, सेपरेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? विपाटन ऊर्जा। तो ये 5 पॉइंट है सीएफटी के क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। किसने दी थी? बेंथे तथा हुक्कर ने। पहला पॉइंट क्या था कि सीएमए और लिगेंड के मध्य कौन सा बंध? आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड होता है तो सीएमए और लिगेंड के बीच कौन सा आकर्षण बल लगता है? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। ये हो गया इसका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है अगर लिगेंड उदासीन है, लिगेंड यदि उदासीन है तो वह द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है, चौथा पॉइंट है कि मुक्त धातु आयन अथवा परमाणु के जो पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है तो उन्हें समभ्रंश डी कक्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समभ्रंश डी कक्षक। और लास्ट और पांचवा पॉइंट है कि धातु आयन के चारों ओर लिगेंड उपस्थित होते हैं, जिसके कारण डी कक्षकों की ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है। इन दोनों जो आधों की ज्यादा हो जाएगी, आधों की कम हो जाएगी, तो इनके बीच का जो ऊर्जा अंतराल होगा उसको बोलेंगे विपाटन ऊर्जा।
CFT थ्योरी, जो किसने दी थी? बेंटेक्टा हुकर ने। अब देखेंगे अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन और फिर देखेंगे चतुष्फलकीय संकुल में डी कक्षकों का विपाटन। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, CFT को, जैसे कल VBT किया था शॉर्ट में, वैसे CFT को कर लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। हाँ तो फ्रेंड्स अब पढ़ते हैं अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन। तो आप हेडिंग डाल लीजिए अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन। तो उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बता देती हूँ, वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला पॉइंट क्या है कि धातु आयन के पास कितने डी कक्षक होते हैं? 5। धातु आयन के पास 5 डी कक्षक होते हैं। धातु आयन के पास 5 डी कक्षक होते हैं। 5 डी कक्षक कौन कौन से होते हैं? DXY, DYZ, DZX, DX2Y2 और DZ2। कोई भी धातु आयन है उसके पास 5 डी कक्षक होंगे। एक DXY, DYZ, DZX, DX2Y2 और DZ2। ये 5 डी कक्षक होते हैं। इनमें 3 डी कक्षक DXY, DYZ, DZX, इनकी पालियां अक्षों के मध्य में होती है। इनकी पालियां अक्षों के मध्य में होती है, जो हमने 11th क्लास में इनकी संरचना में देखी थी। जैसे एक की बता देती हूँ, जैसे DXY की, तो इनकी पालियां अक्षों के मध्य में होगी, जैसे ऐसे, ये X ये Y, पालियां अक्षों के मध्य में होती है। फिर दो जो DX2Y2 और DZ2 है, इनकी पालियां अक्षों के अनुदिश होती है। इनकी पालियां अक्षों के अनुदिश होती है, ये इनमें डिफरेंस है। क्या हुआ? धातु आयन के पास 5 डी कक्षक थे, DXY, DYZ, DZX और DX2Y2 और DZ2। जो 3 डी कक्षक है कौन कौन से? DXY, DYZ, DZX, इनकी पालियां होती है अक्षों के मध्य में। और जो DX2Y2 और DZ2 है, इनकी पालियां होती है अक्षों के अनुदिश। अब बात करते हैं अष्टफलकीय संकुलन। अष्टफलकीय संकुल में क्या होता है? जो लिगेंड होते हैं अष्टफलकीय संकुल में, लिगेंड अक्षों के अनुदिश व्यवस्थित होते हैं। अष्टफलकीय संकुलों में लिगेंड अक्षों के अनुदिश होते हैं। अक्षों के अनुदिश। ये जो 3 डी कक्षक है, इनको शॉर्ट में बोलते हैं T2G सेट। T2G सेट। आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए, इसमें देखो 3 वर्ड है T2G, तो इसमें 3 डी कक्षक आ रहे हैं। कौन कौन से? DXY, DYZ, DZX, तो इनको बोलते हैं T2G सेट। और बचा जो ये 2 डी कक्षक, इनको बोलते हैं EG सेट। EG सेट, इसमें 2 डी कक्षक काम में आ रहे हैं, तो ये EG। ये आपको शॉर्ट में, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो T2G सेट में 3 कक्षक हो गए। कौन कौन से? DXY, DYZ, DZX, जिनकी पालियां हमेशा अक्षों के मध्य में होगी। और EG सेट में 2 कक्षक हो गए। कौन कौन से? DX2Y2 और DZ2, जिनकी पालियां होगी हमेशा अक्षों के अनुदिश। अब अष्टफलकीय संकुल में लिगेंड है जो अक्षों के अनुदिश होते हैं। लिगेंड अक्षों के अनुदिश, तो लिगेंड अक्षों के अनुदिश किसमें होते हैं? पालियां अक्षों के अनुदिश EG सेट में, यानी कि इसमें EG सेट अधिक प्रतिकर्षित होते हैं। EG सेट अधिक प्रतिकर्षित होते हैं, और EG सेट अधिक प्रतिकर्षित होते हैं तो इनकी ऊर्जा भी क्या होगी? ज्यादा होगी। किससे? T2G सेट से। तो अष्टफलकीय संकुलों में EG सेट की ऊर्जा हमेशा T2G सेट से ज्यादा होगी, और EG सेट की ऊर्जा हमेशा 3 गुनी ज्यादा या 3 गुनी कम होती है, और T2G सेट की ऊर्जा हमेशा 2 गुनी ज्यादा या 2 गुनी कम होती है। तो यहाँ EG सेट की ऊर्जा ज्यादा हो रही है, तो EG सेट की ऊर्जा हमेशा 3 गुनी ज्यादा होगी। किसमें?
अष्टफलकीय संकुलों में। तो ये हो गया क्योंकि इसमें इजी सेट प्रतिकर्षी ज्यादा होंगे तो इनकी ऊर्जा भी ज्यादा होगी। अब इजी सेट की ऊर्जा ज्यादा होगी तो ये 2 डी कक्षक तो ऊपर चले जाएंगे और बचे जो 3 डी कक्षक वो नीचे आ जाएंगे। तो इजी सेट और T2G सेट के बीच का जो ऊर्जा अंतराल होगा उसी को बोलेंगे हम विपाटन ऊर्जा, CFSE, क्रिस्टल फील्ड सेपरेशन एनर्जी, विपाटन ऊर्जा, जिसको हम डेल्टा O से प्रदर्शित करते हैं। ये उसका सिंबल है O, यानी कि अष्टफलकीय, और इसकी इकाई होती है DQ। ये हो गया हमारा अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन, जिसको एक डायग्राम से मैं आपको आगे बताती हूँ। ये पॉइंट आप नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर लो। अब हम डायग्राम से सीखेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स अब बताती हूँ एक डायग्राम से। देखो ये यहाँ पांचों डी कक्षक है, 1 2 3 4 5। जैसे इनकी ऊर्जा बढ़ाएंगे तो यहाँ आके पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा बराबर हो जाएगी, 1 2 3 4 5। तो इनको बोलेंगे हम समभ्रंश डी कक्षक, समभ्रंश डी कक्षक। ये 5 डी कक्षक है, dxy, dyz, dzx, dx2y2 और dz2। ये डी कक्षक है, इनकी जैसे ऊर्जा बढ़ाई तो ये यहाँ गए और इनकी पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा बराबर हो गई। अब यहाँ जाके होगा इनका विपाटन, किसमें? अष्टफलकीय संकुलों का डी कक्षकों में विपाटन। तो हमने देख लिया कि अष्टफलकीय संकुलों में इजी सेट की ऊर्जा T2G सेट की ऊर्जा से ज्यादा होती है। तो इजी सेट की ऊर्जा T2G से ज्यादा होगी तो इजी सेट कहाँ जाएगा? ऊपर, और T2G सेट नीचे। इजी सेट में कितने डी कक्षक थे? इजी दो, कौन कौन से? dx2 y2 और dz2। और T2G सेट में कितने डी कक्षक थे? 3, कौन कौन से? dxy, dyz और dzx। तो यहाँ अष्टफल के संकुलों में देख रहे हैं तो इजी सेट की ऊर्जा ज्यादा होगी, तो इजी सेट आ जाएगा ऊपर और T2G सेट आ जाएगा नीचे। T2G सेट में कितने थे? 3, 1 2 3। कौन सा सेट है ये? T2G सेट, T2G सेट। ये है dxy, dxy, ये dyz और ये dzx। तीनों आ गए T2G सेट के। इसी सेट में कितने हैं? 2, कौन कौन से? एक है dx2 y2 और एक है dz2। इन दोनों के बीच का जो ऊर्जा अंतराल है उसको बोलते हैं हम विपाटन ऊर्जा, और किससे डिनोट करते हैं उसको? डेल्टा O से, डेल्टा O, जिसका मान कितना होता है? 10 dq के बराबर, 10 dq के बराबर। ये dq विपाटन ऊर्जा की यूनिट है, तो इसका मान 10 dq के बराबर होता है। तो मैंने बताया था फ्रेंड्स कि इजी सेट की ऊर्जा हमेशा 2 गुनी या तो ज्यादा होगी या कम होगी। ये है हमारा इजी सेट। तो इजी सेट की ऊर्जा 2 गुनी में से ज्यादा या 2 गुनी कम होगी, तो यहाँ 2 गुनी ज्यादा हो रही है, तो ये वैल्यू कितनी होगी? 4 dq। और ये कितनी होगी T2G सेट वाली? 6 dq। वापस ऐड कर लो, 6 और 4 10 हो रहे हैं। तो इजी सेट की ऊर्जा, इजी सेट की ऊर्जा हमेशा 3 गुना ज्यादा या 3 गुना कम होती है, तो ये होगी 6 dq। और T2G सेट की ऊर्जा हमेशा 2 गुना ज्यादा या 2 गुना कम होती है, तो ये होगी 4 dq। यहाँ समझ मिस्टेक हो गई थी कि इजी सेट की ऊर्जा हमेशा 3 गुना ज्यादा या 3 गुना कम होती है, और अष्टफल के संकुलों में इजी सेट की ऊर्जा ज्यादा हो रही है, तो इजी सेट की ऊर्जा हमेशा 3 गुना ज्यादा होगी। तो 3 गुना 6 dq ज्यादा होगी, और T2G सेट की ऊर्जा हमेशा 2 गुना कम होती है, तो नीचे आ जाएगा 4 dq। तो ये 6 dq हो गई, ये 4 dq हो गई। ये बीच का हो गया ऊर्जा अंतराल, विपाटन ऊर्जा, जो कितने के बराबर होता है? 10 dq के बराबर। तो आ गया समझ में? इजी सेट ऊपर जाएगा अष्टफल के संकुलों में, और T2G सेट नीचे आएगा। इजी सेट की ऊर्जा ज्यादा होगी, T2G सेट की ऊर्जा कम होगी। यहाँ पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा समान होगी, जिन्हें हम बोलेंगे समभ्रंश डी कक्षक। T2G सेट में 3 आते हैं, dxy, dyz, dzx और
इसी सेट में दो आते हैं, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो इसको नोट डाउन करो। फिर हम देखेंगे चतुष्फल के संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन। हाँ, तो अब बात करते हैं चतुष्फल के संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन। तो चतुष्फल के संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन सेम अष्टफल के संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन हो रहा था वैसे ही होएगा। चतुष्फल के संकुलों में डी कक्षकों के विपाटन का पहला पॉइंट सेम होगा कि किसी भी धातु आयन के पास 5 डी कक्षक होते हैं। किसी भी धातु आयन के पास 5 डी कक्षक होते हैं। कौन कौन से? dxy, dyz और dzx, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। 5 डी कक्षक होते हैं, उनमें से 3 की पालियां अक्षों के मध्य में होती है। कौन कौन सो की? dxy की, dyz की और dzx की, जिनको हमने T2G सेट बोला था। और 2 की पालियां अक्षों के अनुदिश होती है, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर की और dz स्क्वायर की, जिनको हमने EG सेट बोला था। T2G सेट में 3 कक्षक आ रहे थे, EG सेट में 2 कक्षक आ रहे थे। सेम था इतना पॉइंट। अब चतुष्फल के संकुलों में लिगेंड हमेशा अक्षों के मध्य में होते हैं। लिगेंड अक्षों के मध्य में होते हैं और अष्टफल के संकुलों में लिगेंड अक्षों के अनुदिश थे। तो चतुष्फल के संकुलों में लिगेंड जब अक्षों के मध्य में होते हैं तो किस सेट ज्यादा प्रतिकर्षित होता है, यानी कि कौन सा सेट ज्यादा प्रतिकर्षित होगा? T2G सेट ज्यादा प्रतिकर्षित होगा, क्योंकि T2G सेट में तो होती है पालियां अक्षों के मध्य में। तो चतुष्फल के संकुलों में पालियां अक्षों के मध्य में, लिगेंड अक्षों के मध्य में होने के कारण T2G सेट है वो ज्यादा प्रतिकर्षित होते हैं और T2G सेट की ऊर्जा है वो EG सेट की ऊर्जा से ज्यादा हो जाती है। यानी कि जब विपाटन होगा तो ऊपर कौन सा सेट होगा? T2G सेट और नीचे कौन सा होगा? EG सेट। फिर T2G सेट और EG सेट के बीच का ऊर्जा अंतराल वही विपाटन ऊर्जा अंतराल कहलाएगा और उसका मान 10 dq के बराबर होगा। इस बार इसको डेल्टा T से डिनोट करेंगे, टेट्राहाइड्रल डेल्टा T से, और उस टाइम क्या था? डेल्टा O से, जिसका मान 10 dq के बराबर होगा। 10 dq के बराबर होगा। T2G सेट की ऊर्जा EG सेट से ज्यादा होगी और T2G सेट की ऊर्जा कितनी ज्यादा होती है? हमेशा 2 गुनी ज्यादा होती है। और EG सेट की ऊर्जा कम होगी तो कितनी गुना कम होगी? 3 गुना कम होगी। इसका डायग्राम देखते हैं। सिंपल है। सबसे पहले ये इधर ले लेते हैं हम एनर्जी। यहाँ डी कक्षक होंगे, इनकी ऊर्जा बढ़ाएंगे तो हमें समभ्रंश डी कक्षक प्राप्त होंगे। समभ्रंश डी कक्षक क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ इन 500 डी कक्षकों की ऊर्जा सेम होती है। अब क्या करेंगे? चतुष्फल के संकुल है तो विपाटन होगा, तो आधे इधर और आधे इधर। चतुष्फल के संकुलों में लिगेंड हमेशा अक्षों के मध्य में होते हैं। लिगेंड अक्षों के मध्य में होते हैं। अगर T2G सेट ज्यादा प्रतिकर्षित होते हैं और T2G सेट ज्यादा प्रतिकर्षित होते हैं तो T2G सेट की ऊर्जा ज्यादा होगी किससे? EG सेट से। तो ऊपर कौन जाएगा? T2G सेट और नीचे कौन? EG सेट। तो T2G सेट में कितने कक्षक होते हैं? 3। तो ऊपर जाएंगे 3 कक्षक और नीचे EG सेट के 2 कक्षक। ऊपर 3 कक्षक कौन कौन से हैं? dxy, dyz और dzx। और यहाँ EG सेट के 2 कक्षक है, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। इनके बीच का ऊर्जा अंतराल विपाटन ऊर्जा अंतराल, जिसको किससे डिनोट करेंगे? डेल्टा T से। कितना होगा? 10 dq। ये T2G सेट की ऊर्जा जो हमेशा 2 गुनी ज्यादा होगी, तो ये हो जाएगा 4 dq। और ये EG सेट की ऊर्जा जो हमेशा 3 गुना कम होगी, तो ये हो जाएगा 6 dq। 6 और 4 10 dq। इनको 0.4 और 0.6 भी आ सकता है। यहाँ पे हो गया। ये है हमारे समभ्रंश डी कक्षक। समभ्रंश डी कक्षक। तो फ्रेंड्स इतना सा अंतर है, बस यही ध्यान रखना है कि जब अष्टफल के संकुलों में विपाटन हो रहा है तो EG सेट को ऊपर रखना है और जब चतुष्फल के संकुल में विपाटन हो रहा है
तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। हाँ तो फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं अष्टफलकीय संकुलों के डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरना। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अष्टफलकीय संकुलों के डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते समय लिगेंड की प्रबलता का ध्यान रखा जाता है। अगर लिगेंड प्रबल है तो वही युग्मन होगा, और अगर लिगेंड प्रबल नहीं है तो युग्मन नहीं होगा। तो फिर से मैं इतना सा डायग्राम बना देती हूँ, इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे अब हम सब। अष्टफलकीय संकुल है तो ऊपर कौन सा, ईजी सेट, ईजी सेट के 2 कक्षक, और नीचे टी2जी सेट, टी2जी सेट के 3 कक्षक। ये यहाँ 5 समरस डी कक्षक जो लिगेंड की उपस्थिति में होते हैं, 1 2 3 4 5, और ये यहाँ लिगेंड की अनुपस्थिति में 5 डी कक्षक। ये देखा गया हमारा अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विभाजन। डायग्राम बना दिया। अब देखते हैं हम इलेक्ट्रॉन का भरना। सबसे पहले देखते हैं D1। ये है हमारा T2G सेट और ये है EG सेट। तो सबसे पहले D1 विन्यास के लिए देखते हैं। जब लिगेंड कैसा हो, दुर्बल हो। इधर तो देखते हैं लिगेंड दुर्बल, और इधर ले लेते हैं लिगेंड प्रबल। तो जब लिगेंड दुर्बल हो तो D1 पहला कहां पे आएगा, यहां, तो हो जाएगा T2G1 EG0। सिंपल है। जब D2 विन्यास हो, D2 विन्यास हो तो दूसरा यहां, तो हो जाएगा T2G2 EG0। और जब D3 विन्यास हो, D3 विन्यास हो तो हो जाएगा T2G3, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा यहाँ, EG0। ये D1 D2 D3 विन्यास है दुर्बल लिगेंड के लिए। और जब लिगेंड प्रबल आ जाता है तो D1 विन्यास क्या होगा, यही होगा। पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, T2G1 EG0। जब D2 विन्यास होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, T2G2 EG0। और जब D3 विन्यास होगा तो तीसरा T2G सेट के तीसरे कक्षक में, तो हो जाएगा T2G3 EG0। तो फ्रेंड्स, एक चीज आपने देखी होगी, चाहे लिगेंड दुर्बल हो चाहे लिगेंड प्रबल हो, D1 और D2 और D3 इन 3 विन्यासों में लिगेंड की प्रबलता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखते हैं D4, D5, D6 विन्यास। तो देखते हैं D4 विन्यास। जब लिगेंड कैसा है, दुर्बल है, लिगेंड दुर्बल है, लिगेंड दुर्बल है तब D4 विन्यास। तो D4 विन्यास है तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, और चौथा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, यहाँ, क्योंकि युग्मन नहीं होगा। लिगेंड कैसा है, दुर्बल है, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा T2G3 और EG1। अब देखते हैं D5 विन्यास। विन्यास कैसा है, D5 विन्यास, और लिगेंड कैसा है, दुर्बल। तो 5 इलेक्ट्रॉन बनने, तो 1 2 3 4 और 5वां इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा T2G3 EG2। अब D6 विन्यास। D6 विन्यास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा T2G3 और T2G4 और EG2। जैसे D6 विन्यास होगा तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, और छठवां इलेक्ट्रॉन वापस आएगा यहाँ। फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे। तो ये हो जाएगा D6 विन्यास में T2G4 EG2। कब, जब लिगेंड कैसा है, दुर्बल। अब देखते हैं जब पर्पल लिगेंड हो, पर्पल लिगेंड हो तो D4 विन्यास में क्या होगा। तो जब दोस्तों लिगेंड पर्पल होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा। विन्यास कौन सा है, D4। तो 1 2 3 तो ऐसे बढ़ जाएंगे। फिर पर्पल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, युग्मन। तो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ, तो विन्यास हो जाएगा T2G4 EG
5 विन्यास हो तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, यहाँ, तो हो जाएगा T2G 5 Eg 0। और जब D6 विन्यास हो, D6 विन्यास में क्या हो जाएगा, छठवां इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो हो जाएगा T2G 6 Eg 0। देख लिया, T2G 6 और Eg 0, इनको नोट डाउन कीजिए, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट। हाँ तो फ्रेंड्स ये नोट डाउन कर लिया होगा D6 विन्यास। अब हम देखेंगे D7, D8 और D9 विन्यास, उनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सिंपल है, समझ में आ रहा है। अष्टफल के संकुलों में लिगेंड की प्रबलता का प्रभाव पड़ता है, यानी कि लिगेंड प्रबल है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग होगा और लिगेंड दुर्बल है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग होगा। तो हमने D6 विन्यास तक देख लिया। अब देखेंगे हम D7, D8, D9 और D10 साथ में देख लेते हैं। D7 विन्यास देखते हैं जब लिगेंड कैसा है, दुर्बल। अगर लिगेंड दुर्बल है तो T2G में बढ़ते हैं 1 2 3 4 5 बढ़ दिए, वापस यहाँ से 6 और 7, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, T2G कितने हैं, 2 2 4 और 1 5, T2G 5 Eg 2। D8 विन्यास है तो अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो हो जाएगा T2G 6 Eg 2। D9 विन्यास तो अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ, T2G 6 Eg 3। और D10 विन्यास है तो अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ। ये हो गए कंप्लीट, T2G 6 और Eg 4। ये हो गए दुर्बल लिगेंड के लिए। अब सेम एज इट इज देखते हैं किसके लिए, पर्पल लिगेंड के लिए। पर्पल लिगेंड में कौन कौन से विन्यास, D7, D8, D9 और D10। D7 विन्यास, तो दोस्तों लिगेंड कैसा है, पर्पल है। पर्पल है तो क्या होगा, युग्मन होगा। तो सबसे पहले 7 इलेक्ट्रॉन भरने, तो 1 2 3 भर दिए 3। अब क्या होगा इलेक्ट्रॉनों का युग्मन, 4 5 6 और 7, तो क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, T2G 6 Eg 1। D8 विन्यास तो अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ, तो क्या हो जाएगा T2G 6 Eg 2। D9 विन्यास तो अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो हो जाएगा T2G 6 Eg 3। और D10 विन्यास, तो D10 विन्यास क्या हो जाएगा, T2G 6 और Eg 4, क्योंकि चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ। तो देखो दोस्तों D9 विन्यास और D10 विन्यास, चाहे लिगेंड पर्पल है चाहे लिगेंड दुर्बल है, दोनों के लिए सेम है। D9 विन्यास में भी देख लो T2G 6 Eg 3 और इधर भी T2G 6 Eg 3। और D10 विन्यास में देख लो T2G 6 Eg 4 और T2G 6 Eg 4। यानी कि लिगेंड दुर्बल है तो भी यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा, और अगर लिगेंड पर्पल है तो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम रहेगा। ये था अष्टफल के संकुलों में डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरना, जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, जिसमें T2G सेट और Eg सेट का ध्यान रखना है और लिगेंड की प्रबलता का ध्यान रखना है। अगर लिगेंड प्रबल है तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन करवाना है, और अगर लिगेंड दुर्बल है तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा। सेम है, समझ में आ जाएगा, नोट डाउन कर लो। फिर हम देखते हैं T2G सेट में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, तो साथ ही देख लेते हैं। देखो इस बार चतुष्फल के संकुलों के डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरना सीखते हैं। तो चतुष्फल के संकुल के आकृति बनाएंगे तो ऊपर सेट कौन सा होगा, ऊपर होगा T2G सेट, यानी कि 3 डी कक्षक तो होंगे ऊपर और 2 डी कक्षक होंगे नीचे। ये 3 डी कक्षक होंगे ऊपर। कौन सा सेट है, T2G सेट, और ये Eg सेट हो गया नीचे, ये Eg सेट और ये T2G सेट। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो चतुष्फल के संकुल होते हैं उनमें लिगेंड की प्रबलता
हाथ में देख लेते हैं सबसे पहले D1 विन्यास। D1 विन्यास तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो हो जाएगा Eg1 T2G 0। फिर देखते हैं D2 विन्यास। D2 विन्यास तो अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो Eg2 T2G 0। फिर देखते हैं D3 विन्यास, तो अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा T2G सेट में, तो Eg2 T2G 1, ये यहाँ। इसमें लिगेंड की प्रबलता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर देखते हैं D4 विन्यास। D4 विन्यास में भी अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा T2G सेट में, तो Eg2 T2G 2, ये अगला इलेक्ट्रॉन। फिर देखते हैं D5 विन्यास। D5 विन्यास में भी अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ T2G सेट में, तो हो जाएगा Eg2 T2G 3। अब देखते हैं D6 विन्यास। D6 विन्यास में ऊपर पूरे हो गए तो वापस इलेक्ट्रॉन आएगा Eg सेट में, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा Eg3 और T2G 3, Eg3 T2G 3। फिर देखते हैं D7 विन्यास। D7 विन्यास क्या हो जाएगा Eg4, अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ, और T2G 3। D8 विन्यास, D9 D10। D8 में क्या होगा अगला इलेक्ट्रॉन T2G में, तो Eg4 T2G 4। D9 में भी अगला इलेक्ट्रॉन T2G में, तो Eg4 T2G 5, और लास्ट हो जाएगा Eg4 T2G 6, ये सॉरी यहाँ हो गया। ये हो गया चतुष्फल के संकुलों में इलेक्ट्रॉन भरना। समझ में आ गया होगा। बस एक बात याद रखनी कि अष्टफल के संकुलों में लिगेंड की प्रबलता का प्रभाव पड़ता है, जबकि चतुष्फल के संकुल होते हैं उनमें लिगेंड की प्रबलता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भले प्रबल लिगेंड हो और भले दुर्बल लिगेंड हो, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमेशा सेम रहेगा, D1 से लेकर D10 विन्यास तक। जबकि अष्टफल के संकुलों में लिगेंड की प्रबलता का प्रभाव पड़ रहा था। जब प्रबल लिगेंड था तो D1 से D9 विन्यास अलग था, और जब दुर्बल लिगेंड था तो D1 से D10 D9 विन्यास अलग था। D10 विन्यास दोनों का सेम था, D9 विन्यास भी दोनों का सेम था, और D1 से D3 विन्यास भी दोनों का सेम था। तो यह हो गया हमारा चतुष्फल के संकुलों के डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरना। अब बढ़ते हैं हम आगे, आप इसको आसानी से नोट डाउन कर लीजिए। हाँ तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम कि जो CFSE है, क्रिस्टल फील्ड सेपरेशन एनर्जी, जिसको हम शॉर्ट में विपाटन ऊर्जा बोलते हैं, उसकी गणना कैसे ज्ञात करते हैं। उसकी गणना कैसे करते हैं, तो CFSE गणना करने के लिए दो फॉर्मूले हैं। देखा था हमने CFSE को डेल्टा T और डेल्टा O से रिप्रेजेंट किया था। जब चतुष्फल के संकुल हो तो CFSE का फॉर्मूला अलग है, और जब अष्टफल के संकुल हो तो CFSE का फॉर्मूला अलग है। जब चतुष्फल के संकुल है तो ये होगा 0.4 into n of T2G, यानी कि T2G सेट के इलेक्ट्रॉन, और उनमें से माइनस करना है 0.6 into n of Eg सेट। ये तो है चतुष्फल के संकुल है। और जब संकुल अष्टफल की है तो फॉर्मूला हो जाएगा 0.6 into n of Eg माइनस 0.4 into n of T2G। 0.6 हमेशा Eg सेट के आता है, क्योंकि Eg सेट की ऊर्जा 3 गुनी ज्यादा है, 3 गुनी कम होती है, और ये 0.4 है जो हमेशा T2G सेट के साथ आएगा, क्योंकि T2G सेट की ऊर्जा या तो 2 गुनी ज्यादा होगी या 2 गुनी कम होगी। तो 0.6 into n onto Eg माइनस 0.4 into n into T2G। n क्या है, T2G सेट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। जैसे किसी विन्यास के लिए, जैसे हम देखते हैं D4 विन्यास, किसके लिए, चतुष्फल की है। तो चतुष्फल के संकुल में ऊपर क्या था, T2G, और नीचे कौन था, Eg। तो D4 विन्यास क्या हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि Eg भी 2 और T2G भी 2। तो सेम इसमें वैल्यू पुट कर लेना, जैसे 0.4 into 2 माइनस 0.6 into 2, और लास्ट में यूनिट आ जाएगी dq। तो ऐसे याद करते हैं सेपरेशन एनर्जी
एसी, क्रिस्टल फील्ड सेपरेशन एनर्जी। सिंपल सा फॉर्मूला है, डेल्टा टी बराबर 0.4 इंटू एन ऑफ T2G माइनस 0.6 इंटू एन ऑफ Eg, और जब अष्टफल के संकुल होगा तो 0.6 इंटू एन ऑफ Eg माइनस 0.4 इंटू एन ऑफ T2G। ये n है Eg सेट के इलेक्ट्रॉन और यहाँ n है T2G सेट के इलेक्ट्रॉन, और इसकी यूनिट लास्ट में लगानी है dq। ये था सेपरेशन एनर्जी ज्ञात करना, और चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना आपको कल बताया दिया था। उसका सिंपल सा फॉर्मूला था म्यू बराबर अंडररूट n कोष्टक n प्लस 2, जहाँ n क्या था, CMA के पास उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, CMA के पास उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और इसकी यूनिट क्या थी, Bm, बोर मैग्नेटॉन। और अब फ्रेंड्स इसमें और इसमें एक संबंध है जो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है, और वो संबंध है डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा O। यानी कि जो चतुष्फल के संकुलों के CFSE है वो अष्टफल के संकुल के CFSE की 4/9 गुना होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम से। डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा O। डेल्टा T क्या है, चतुष्फल के संकुलों की CFSE, और डेल्टा O है अष्टफल के संकुलों की CFSE। तो इसको आप स्टार मार्क करके नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने देखा CFT देख ली, अष्टफल के संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन देख लिया, चतुष्फल के संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन देख लिया, अष्टफल के संकुलों के डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरना देख लिया, जिनमें लिगेंड का प्रभाव पड़ रहा था। अगर लिगेंड प्रबल था तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग आया था, और लिगेंड दुर्बल था तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग आया था। और चतुष्फल के संकुलों में डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरना देख लिया, जो D1 से लेकर D10 विन्यास सेम था, यानी कि उसमें लिगेंड की प्रबलता का प्रभाव नहीं पड़ रहा था। जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा था वो पहले Eg सेट में और फिर T2G सेट में भरा जा रहा था। तो ये देख लिया था इसमें। फिर हमने डेल्टा T और डेल्टा O में संबंध देख लिया था, और CFSE की गणना देख ली थी, चतुष्फल के संकुल के लिए भी और अष्टफल के संकुल के लिए भी। अब कल की क्लास में हम देखेंगे स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्रेस द बेल आइकन ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू, बाय।